एक युवक और युवती एक सूर्यमुखी के बाग में घूम रहे थे। लीला, ये देखो, ये है सूर्यमुखी जो इस रात को अपने रंगों से सुंदर बनाता है, और ये चांद जो इस रात के अंधकार को प्रकाश देता है। वैसे ही तुम मेरे जीवन को सुंदर और उज्जवल बनाती हो। बस भी करो, ये शायरी वगैरह मुझे मत सुनाओ। अचानक लीला को एक चुड़ैल ने पीछे से जकड़ लिया और उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया। उस चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बचाओ! बचाओ! कौन हो तुम? चुड़ैल! चुड़ैल! नहीं, मैं मीना। बचाओ मुझे, बचा लो। लीला, मुझे माफ करना, मैं अभी मदद बुला कर लाता हूँ। अविनाश उस चुड़ैल का भयानक चेहरा देखकर वहां से भाग निकला। उस चुड़ैल ने लीला का मुंह छोड़ दिया और उसे उन्हीं मायूस आंखों से ये भी भाग गया। कोई मदद नहीं करता, सब भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से दूर ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी ऐसे लोगों से। फिर कभी तुम्हें ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना होगा। चुड़ैल लीला का गला दबा देती है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। लीला अपनी आखिरी सांस लेती है और लड़का कुछ दूर भागते हुए खेत के बाहर आता है और एक कुटिया के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके चेहरे पर वार के निशान थे। काका, मुझे बचा लीजिए। काका, मुझे बचा लीजिए। भाग आए अपनी प्रेमिका को छोड़कर, जिस लड़की ने तुम पर भरोसा किया और इस आस में रही कि तुम उसके साथ उसे अंत तक बचाने की कोशिश करोगे। तुम उसके भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए, तो तुम्हें यह कैसे लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? पर मैं डर गया था। मैं क्या करता? तुम्हारे प्रेम से बड़ा तुम्हारा डर था, तो इस समय निकले ही क्यों? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी लो शांति। अचानक उस बूढ़े के हाथ में एक कुल्हाड़ी प्रकट हो जाती है और वो उस कुल्हाड़ी से अविनाश की छाती पर वार कर देता है। क्यों? कायरों को प्रेम की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम जैसा ही कायर था। बूढ़ा कुछ बताने जा रहा था कि तब तक अविनाश मर चुका था। कोई बात नहीं, कोई ना जाने तो ही सही है, क्योंकि अब मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। दरअसल कई साल पहले इसी सूर्यमुखी खेत के पास एक युवक और एक युवती रहा करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था और एक दिन दोनों इसी चांदनी में इस सूर्यमुखी के खेत में आए थे। मीना, ये चांद और सूर्यमुखी इस बात के गवाह हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? कभी नहीं, पर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तब तक जब तक हमारे इस रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल जाता। तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों के घरों में आपस में कितने झगड़े हैं। अगर कभी उन्हें हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो लोग तो हमें मार ही डालेंगे। अरे मैं हूं ना मीना, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। ठीक है, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और बातें करने लगते हैं।
कि तभी वहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं और मीना को पकड़ लेते हैं। कब से देख रहे हैं तुम दोनों को रोज यहाँ आकर छुपकर मिलते हुए। रघु, तुम्हारे चाचा ने हमें पैसे दिए थे कि जब भी मौका मिले तुम दोनों को ही मार दूं। नहीं नहीं, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। रघु, रघु बचाओ मुझे। चुप कर, कोई नहीं बचाएगा तुझे। अब तो यहीं दफन होगी। रघु, अब तुम्हारी बारी है। तभी एक गुंडा मीना का गला दबाने लगता है। रघु वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और मीना उसे पुकारती रह जाती है। रघु एक पुरानी कुटिया के बाहर पहुँचता है, जहाँ पर दूसरा गुंडा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है और रघु की वहीं पर मौत हो जाती है। ऐसे इन दोनों प्रेमियों की मौत हो जाती है। मेरी कहानी कुछ खास नहीं है, मैं बस एक कायर हूँ। काश मैं उस दिन वहाँ मीना को बचाते हुए मर जाता तो आज मुझे इतनी दिक्कत ना होती और ये अधूरी इच्छा मुझे बांध नहीं पाती। मुझे माफ करना मीना। ये थी इस बूढ़े की कहानी और पता नहीं कि ये दोनों अब और कितने लोगों की जान लेंगे और इन्हें इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिलेगी। यहीं दूसरी तरफ दो लोग अजय और शालिनी घूमने का प्लान बना रहे थे। अजय, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग कितने दिन बाद ऐसे टूर पर निकले हैं, है ना? हाँ, कुछ नया है तो एक्साइटमेंट और हो रही है, क्यों? हाँ, सही कहा अजय। वैसे इस गांव का प्लान कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? बताता हूँ। असल में वहाँ गार्डन है सूर्यमुखी का। सूर्यमुखी? हाँ, मतलब सनफ्लावर। ये सूर्यमुखी का खेत वहाँ पर बहुत ही स्पेशल है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर काफी साल पहले दो लोगों की मृत्यु हुई थी, तब से कोई वहाँ शाम को नहीं जाता। तो ये तो डरावनी जगह हुई ना? इसमें कहाँ से तुम्हें कुछ रोमांटिक दिखा? रोमांटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों प्यार करने वाले वहाँ अपनी एक अधूरी इच्छा के कारण हैं। लड़का वहाँ अपनी प्रेमिका को छोड़कर गुंडों से जान बचाकर भाग गया था, फिर भी मारा गया। तो उसकी इच्छा ये थी कि काश वो भागा ना होता और जिससे उसने इतना सच्चा प्यार किया था, काश उसकी जान बचाने की कोशिश करता। पर फिर भी ये तो कोई भूतिया जगह हुई ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई नो, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। दोनों लोग अपने प्यार को तराशने और नई जगह घूमने गांव की तरफ निकल जाते हैं। कार से दोनों एक घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां उन्हें गांव का एक व्यक्ति कालू राम मिलता है। आइए अजय जी, आइए। हाँ कालू राम जी, हम बस आज के ही दिन यहाँ रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ आराम कीजिए एक दिन और देखिए कि गांव किसे कहा जाता है। दोनों कालू राम के साथ घर में जाते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अच्छा, अभी शाम होगी और वो सूर्यमुखी का खेत भी चमक उठेगा, लेकिन आपसे विनती है कि रात को वहाँ ना जाइएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं तो बस आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि उस खेत में जो भी जोड़ा जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। जी, हम ध्यान रखेंगे। जैसे कालू राम वहाँ से जाता है, अजय दबे पांव शालिनी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से सूर्यमुखी के खेत की ओर ले जाता है। अरे अजय, उन्होंने हमें मना किया था ना, तो तुम क्यों मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? शालिनी, भूतों पे तुम कब से भरोसा करने लगी? ओके बाबा, ठीक है, चलो। दोनों सूर्यमुखी के खेत के अंदर चले जाते हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। ये चांद और ये सूर्यमुखी, क्या कॉम्बिनेशन है, क्यों है ना?
शालिनी। हाँ, है तो बड़ा ही सुहाना। दोनों एक दूसरे में और आसपास के सुंदर दृश्य में समाये हुए थे कि तभी एक साया शालिनी के पीछे आता है और अचानक शालिनी को पीछे से पकड़ लेता है। ये मीना चुड़ैल थी। बचाओ मुझे, बचाओ। कौन हो तुम? छोड़ो मेरी शालिनी को। चुड़ैल, चुड़ैल। अजय, तुम भाग जाओ। नहीं, 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 भागो मत, मुझे बचाओ, बचाओ। तुम भाग जाओ अजय। नहीं, नहीं, नहीं। मीना चुड़ैल बहुत गुस्से में थी क्योंकि जब उसके साथ हादसा हुआ था तब किसी भी लड़की ने लड़के को जान बचाकर भागने के लिए नहीं कहा। तभी अजय अचानक भागने लगता है और मीना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये भी भाग गया। बचाओ, बचाओ इसे, भागो मत। कुछ दूर भागने पर अजय को वहाँ एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई मिली और अजय उस कुल्हाड़ी को लेकर तेजी से मीना की तरफ दौड़ता हुआ आया। छोड़ो मेरी शालिनी को। सच्चा प्यार जो हम नहीं कर पाए वो तुम दोनों ने कर दिखाया। ये कहकर मीना गायब हो जाती है। तभी वहाँ वही बूढ़ा आ जाता है। तुम कौन हो? डरो मत, मैं बस एक गुजरे कल की कहानी हूँ जो अच्छे से नहीं लिखी गई थी, बिल्कुल उस कमीने की तरह। अब जब हमने अपना जवाब पा लिया है तो हमारे जाने का समय आ गया है। मतलब ये कि उस कहानी में जो लड़का भाग जाता है वो मैं था, मीना का रघु। वो बूढ़ा भी वहाँ से गायब हो जाता है और शालिनी जोर से अजय को पकड़ लेती है, मानो उन दोनों को सारी कहानी बिना बताए ही पता चल गई हो। और मीना और रघु जो नहीं कर पाए थे वो शालिनी और अजय ने उन्हें करके दिखाया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल गई। राहुल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मगर अचानक बिजनेस में उसे बुरी तरह से नुकसान हो गया और वो सड़क पर आ गया। कर्जदारों से बचने के लिए राहुल को अपनी पत्नी निधि के साथ रातों रात मुंबई शहर छोड़कर गोवा आना पड़ा। राहुल गोवा में काफी सस्ते दामों में एक घर खरीद कर रहने लगा। वो घर शहर की आबादी से दूर एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान के सामने बना हुआ था। एक दिन निधि सुबह के वक्त राहुल को बोली, राहुल, मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हें घर लेने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? राहुल, हमारे घर के आसपास दूर दूर तक कोई और दूसरा घर नहीं है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर तो हमें इंसानों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं। तुमने महसूस नहीं किया कि यहाँ आसपास कितना सन्नाटा छाया रहता है? मुझे तो दोपहर के समय बाहर जाने में भी डर लगता है। तुम अच्छी तरह से जानती हो निधि कि मैंने ऐसा क्यों किया है। एक वजह तो ये है कि ये घर हमें काफी कम दामों में मिल गया, और दूसरी वजह ये है कि हमें यहाँ आसपास कोई पहचानता भी नहीं। पहचानेगा तो जब कोई यहाँ आसपास रहता होगा। राहुल, सच तो ये है कि मुझे यहाँ पर अजीब सी दहशत महसूस होती है। रात में अक्सर मुझे उस कब्रिस्तान के अंदर किसी की चीखें सुनाई देती है जो इस वीराने में गूंजती है। निधि की बात सुनकर राहुल सोच में पड़ गया, क्योंकि सच तो यही था कि उसने भी उन रहस्यमयी चीखों को अक्सर रात में सुना था। राहुल चुपचाप घर से बाहर निकल आया और वो उस क्रिश्चियन कब्रिस्तान को गौर से देखने लगा कि तभी उसकी नजर कब्रिस्तान के चौकीदार डैनियल पर पड़ी। राहुल तेज कदमों से डैनियल के पास पहुंच गया। क्या बात है राहुल जी, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है। पिछले कई दिनों से इस कब्रिस्तान में मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा है डैनियल। मुझे और मेरी पत्नी को रात के वक्त इस कब्रिस्तान के अंदर किसी की अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती हैं।
मेरी पत्नी निधि बहुत डरी हुई है। मैं पिछले 10 साल से इस कब्रिस्तान की चौकीदारी कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे भी कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा है। मैं इसके बारे में स्वयं आपसे बात करने वाला था। तो इसका मतलब ये है डेनियल कि रात के वक्त चीखों की आवाज सुनाई देना मेरा और मेरी पत्नी का वहम नहीं, हकीकत है। आपने बिल्कुल सही कहा राहुल जी। कुछ दिनों से मुझे भी कब्रिस्तान में अजीबोगरीब चीखों की आवाज सुनाई देती है। मैं भी अक्सर रात में चौंक कर उठ कर बैठ जाता हूँ। डेनियल, कुछ महीनों पहले जब मैं यहाँ पर नया नया रहने के लिए आया था, तब ये कब्रिस्तान और ये स्थान बिल्कुल सामान्य नजर आता था, लेकिन अब मुझे मेरा ही घर काटने को दौड़ता है। तुम तो मेरी आर्थिक स्थिति जानते हो डेनियल, आखिर मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आप सही कह रहे हैं। जब से मैं 10 दिन के बाद इस कब्रिस्तान पर लौटा हूँ, तब से यहाँ का वातावरण कुछ रहस्यमय और डरावना सा हो गया है। लौटने के बाद सूख चुके पेड़ों में छिपे उल्लुओं की डरावनी आवाजों के बीच किसी बच्ची के हंसने की आवाज की गूंज मुझे सुनाई देती है, और उसके बाद एक अजीब सा शोर मुझे सुनाई देता है, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हो। आखिर पता लगाओ डेनियल कि इन सब के पीछे क्या रहस्य है। चिंता मत कीजिए राहुल जी, मैं आज रात पता लगाने का पूरा प्रयास करूंगा। आज की पूरी रात मैं जगूंगा। इतना कहकर डैनियल कब्रिस्तान के अंदर चला गया और राहुल अपने घर पर। आधी रात के बाद अचानक डैनियल के कानों में एक बच्ची के खिलखिलाने की हंसी की आवाज टकराई। कौन है? कौन है वहां पर? इतना बोलकर डैनियल ने अपने टॉर्च की रोशनी उस ओर की जहां से हंसने की आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में डैनियल ने एक परछाई देखी जो एक कब्र के पास बैठकर बातें करती हुई हंस रही थी। कौन है? कौन है वहां पर? मगर अचानक डैनियल के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और अचानक वहां खामोशी छा गई। डैनियल ने देखा कोई बच्ची तेजी से भागी और फिर अंधेरों में खो गई। डर से कांप रहे डैनियल ने वापस उस कब्र की तरफ टॉर्च की रोशनी की। एक बिना धड़ की लाश जिसका एक हाथ और एक पैर भी नहीं था, वो वहां पर पड़ी हुई थी। अचानक डैनियल का सिर घूमने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह उठने पर वो उस कब्र पर गया जहां रात उसने कटी फटी बिना धड़ की लाश और किसी को बैठे हुए देखा था। वो कोई नई कब्र थी। तभी वहां पर कब्रिस्तान का दूसरा चौकीदार चार्ल्स आ गया। क्या हुआ डैनियल? तुम इतने घबराए हुए क्यों? तुम ठीक तो हो ना? मेरी गैर मौजूदगी में क्या किसी नए मुर्दे को दफनाया गया था क्या? नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई नया मुर्दा नहीं आया। तुम्हें कल रात किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी थी क्या? कल रात मैं फादर फ्रेडरिक के चर्च पर था, इसी कारण मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। सर्दी ज्यादा होने की वजह से फादर ने मुझे चर्च में ही रुकने का आदेश दिया था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता चार्ल्स कि कल मैंने रात के अंधेरे में क्या देखा। ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम इतना घबरा गए हो? जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम डरने वाले व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो। कल रात मैंने एक बच्ची के हंसने की आवाज सुनी। चार्ल्स, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस बच्ची की हंसने की आवाज में पता नहीं ऐसा क्या था कि दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जब मैंने हंसने वाली जगह पर टॉर्च मारकर देखा तो वहां मुझे एक कटा फटा शव दिखाई दिया। उसके बाद अचानक मैं बेहोश हो गया। कितनी बार कहा है डेनियल, शराब कम पिया करो। ये सब तुम्हारे ज्यादा नशे में रहने का असर है। अब तो तुम्हें शराब पीने के लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। तुमने जरूर कल रात को ज्यादा शराब पी ली होगी और कोई भयानक सपना देख लिया होगा। कभी कभी ऐसा होता है डेनियल कि हम शराब के नशे में कोई सपना देखते हैं और जब सोकर उठते हैं तो वो हमें हकीकत सा मालूम पड़ता है। सुधर जाओ डेनियल, सुधर जाओ। इतना कहकर चार्ल्स वहां से चला गया। मगर भयभीत सा डैनियल किसी अनहोनी की आशंका से कांपता हुआ राहुल के पास चला गया और रात की सारी घटनाओं से बताने लगा। मुझे तो पहले से ही शक था डेनियल
कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि उस बच्ची की हंसने की आवाजें और वो चीखें मैंने और मेरी पत्नी ने रात के समय स्पष्ट सुनी है। लेकिन सवाल ये है डेनियल कि अब हमें करना क्या चाहिए? मुझे लगता है कि हमें ये सारी घटना पुलिस को बतानी चाहिए। पागल हो गए हो क्या डेनियल? भला पुलिस इस मैटर में क्या करेगी? वो हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। आज रात कब्रिस्तान में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। राहुल रात में डैनियल के साथ रुक गया। आधी रात के बाद अचानक बच्ची की हंसने की आवाजें गूंजने लगी। उन दोनों ने जो देखा वो देखकर दोनों का खून जम गया। ठंड की सिहरन भरी लहर उनकी रगों में दौड़ गई। सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। खुली हुई कब्र में बच्ची अपने हाथों में बड़ी सी सुई लिए लाशों के कटे हुए हिस्सों को सिल रही थी। इस खौफनाक दृश्य को देखकर राहुल की चीख निकल गई। चीखने की आवाज से उस बच्ची ने अपना चेहरा अचानक घुमाया और पलक झपकते ही अंधेरे में गुम हो गई। ये देख डैनियल और राहुल वहां से डरते हुए भागने लगे। क्या हुआ? तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? तुम दोनों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों ने कोई भूत देख लिया हो। कुछ ऐसा ही समझ लो चार्ल्स। हम दोनों ने जो देखा है ना, अगर उस भयानक दृश्य को तुम देख लेते तो तुम्हारी भी सांस तुम्हारे गले में आ जाती। मुझे इस कब्रिस्तान में चौकीदारी करते हुए अच्छा खासा समय हो गया है राहुल जी। आप तो यहाँ पर नए नए रहने आए हैं। कहीं आप भी डेनियल की तरह कहीं शराब तो नहीं पीने लगे? मैं शराब नहीं पीता चार्ल्स। तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों रात के समय शराब पीकर तुम्हारे सामने डरने की एक्टिंग करेंगे? राहुल ने जब ये बात कही थी कि तभी अचानक उस कब्रिस्तान में चारों ओर बच्ची के हंसने की आवाजें गूंजने लगी और कब्रिस्तान में एक अजीब सा शोर होने लगा, जिसे सुनकर चार्ल्स बुरी तरह से डर गया। लगता है आप दोनों सही कह रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आप दोनों का मजाक उड़ाया। मुझे आप दोनों पर अब पूरा विश्वास हो गया है। अब मुझे बताइए कि आप दोनों ने देखा क्या? राहुल एक ही सांस में सारी घटना चार्ल्स को बताने लगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक चर्च है। हमें उस चर्च के फादर फ्रेडरिक से मिलना चाहिए। कुछ ही देर के बाद वो तीनों फादर फ्रेडरिक के पास चर्च में पहुंच गए। फादर उनकी सारी बातें शांति से सुनते रहे और कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने कहा, उस कब्रिस्तान में एक छोटी बच्ची का आत्मा का साया है। तुम तीनों हमेशा इस बात को याद रखना। छोटी बच्ची की आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले कल में क्या होगा। मैं कुछ समझा नहीं फादर। ये तुम्हें समझाने का समय नहीं है। जरूर उस बच्ची की आत्मा ने अपने जीवन में कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। दर्द से तड़पती हुई आत्माएं बहुत क्रोधित होती हैं राहुल। अब देर मत करो, चलो मेरे साथ। कुछ देर बाद फादर और वो तीनों उसी कब्र के पास खड़े हो गए। फादर कुछ पढ़कर चीख कर बोले, सामने आ जाओ। फादर ने ये कहा ही था कि 10 साल की बच्ची अचानक से हंसती हुई उन सब के सामने आकर खड़ी हो गई। बोल, कौन है तू और ये लोग कौन है तेरे? फादर को देखकर वो बच्ची अजीब से भयावह अंदाज में हंसने लगी। उस बच्ची की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। मेरा नाम चंपा है। क्या हुआ था तेरे साथ? तू रात में इस कब्रिस्तान में क्यों भटकती है? तेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पापा और मेरी पड़ोस की आंटी मोहिनी दोनों मिलकर मेरी मम्मी को चाकू मार रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा और मोहिनी आंटी ने मेरी मम्मी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लाश के टुकड़ों को इसी कब्रिस्तान में आधी रात को दफना दिया और मेरे पापा ने मुझे भी मारने की धमकी दी। मैं ये सब देखकर बहुत डर गई। उसके बाद हर रात को मेरे सपने में मुझे मेरी माँ की लाश दिखती थी। वो मुझे
से माँ की लाश के टुकड़ों को सिलती। ये बताते हुए चंपा के चेहरे पर अजीब सी वहशत उत्पन्न हो गई और उसका चेहरा देखते ही देखते बेहद भयानक हो गया और उसके शरीर की खाल पूरी तरह से काली हो गई। ये देखकर राहुल, डैनियल और चार्ल्स के रोंगटे खड़े हो गए, मगर फादर ने हाथ का इशारा करके उन तीनों को रोके रखा। आगे क्या हुआ? फिर एक दिन मेरी माँ आई और मोहिनी आंटी के सीने पर चढ़ गई, जो मेरे पापा के कमरे में सो रही थी, और आंटी को नोच नोच कर खाने लगी। उसके बाद माँ ने पापा को भी मार डाला और नोच नोच कर टुकड़े कर दिए। मैं ये सब कुछ छत पर से देख रही थी। डर की वजह से मैं छत से गिरकर मर गई, लेकिन मरने के बाद भी हर रात को मैं यहाँ आती हूँ, पापा और आंटी की लाश को सिलती हूँ, लेकिन अगली रात फिर उनके टुकड़े टुकड़े मिलते हैं यहाँ पर। ये बोलकर चंपा गायब हो गई। ये बच्चे की अतृप्त आत्मा है। इसके पिता और उस मोहिनी नाम की औरत को ये भगवान की तरफ से सजा है। अब दोबारा तुम सब यहाँ पर कभी कदम भी मत रखना, वरना तुम सब जान से हाथ धो बैठोगे। आज भी आधी रात को रहस्यमयी हंसी की चीखों की आवाजें और अजीब सी फुसफुसाहटों और सरसराहटों को अपने भीतर लिए वो कब्रिस्तान बिल्कुल वीरान पड़ा है। अब वहाँ मुर्दों को दफनाने भी कोई नहीं जाता। अगले दिन राहुल अपनी पत्नी को लेकर उस मकान को छोड़कर चला गया।